नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 25 जुलाई 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। डेली न्यूज में ज्यादा न्यूज आज की डेट में है नहीं। आप कह सकते हो कि लगभग 4 से 5 इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एडिटोरियल में आपके साथ 6 आर्टिकल्स आज डिस्कस करने वाला हूं द हिंदू के। तो एडिटोरियल आज काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो एनालिटिकल न्यूज है वो भी आज के एडिटोरियल में आपको मिल जाए। ये जो पर्टिकुलर न्यूज है कि दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला केस और इंडिया का चौथा केस मिला, इसके बारे में मैंने कल एक अलग से वीडियो बना के भी आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप आपने देखा होगा। मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो के सेक्शन में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो भाई, दिल्ली हाई अलर्ट पे है मंकी पॉक्स के केस के बाद। विंड पावर के रेट के रिस्पेक्ट में ओवरऑल यहां पे जो ऑक्शन की मेथोडोलॉजी है इसको चेंज करने की बात कर रही सरकार। अभी जो रिवर्स ऑक्शन की मेथोडोलॉजी से सोलर और विंड पावर का ठेका दिया जाता है, इसको बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा, क्या खामियां, इसको देखेंगे। एक माइनर के साथ मैरिज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ये किसने बोला है? हाई कोर्ट ने बोला है। फिर नेक्स्ट, स्टडी शेड्स लाइट ऑन प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप इन हिमाचल। क्या है, यहां पे स्नो लियोपर्ड की बात हो रही। स्नो लियोपर्ड आप कह लो प्रेडेटर है, और इसका जो प्रे है, जो शिकार है, ठीक है ना, वो उसके साथ इसकी पॉपुलेशन किस प्रकार से वेरी कर रही है, इसके बारे में बात करेंगे। और चेन्नई के बीचेस में बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिला, ये एनसीसीआर की स्टडी बताती है। न्यूट्रिएंट्स की कैसे यहाँ पे ओवरऑल एक्सेस की वजह से, कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से बायोल्यूमिनेसेंस हुआ, इसको देखेंगे। एक जानवर के अंदर केमिकल रिएक्शन के चलते रोशनी आए। अब दिन की धूप में तो वो रोशनी नजर आएगी नहीं, बट रात की में ये जो आप कह लो समुंदर है वो बिल्कुल नीला सा हो जाता है इस रोशनी के चलते। इसकी फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इतनी न्यूज मैं आपके साथ देखने की कोशिश करूंगा। आज का जो इंस्पिरेशनल कोट यहाँ पे इंक्लूड किया गया वो ये है, एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस, कंटिन्यू टू स्लीप विद योर ड्रीम्स और वेक अप एंड चेज देम। बेसिकली सुबह हर कोई उठता है, लेकिन ओवरऑल आप दिन में जितनी मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से ये डिसाइड कर पाएंगे कि आप अपने ड्रीम्स के पास जा रहे हैं या फिर सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और बैठे बैठे सिर्फ सोच रहे हो कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे हम लोग, और ख्याली पुलाव पका रहे हो, तो उससे ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। जब तक किताबों से जूझेंगे नहीं, कोर्स को कंप्लीट करेंगे नहीं, तब तक ओवरऑल आपकी तैयारी इनकम्प्लीट ही है। और ये लाइफ के हर फील्ड में लागू होता है। हिंदू एडिटोरियल में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट लेड रिवाइवल की बात की गई। यहाँ पे देखिए सरकार की थोड़ी बुराई की जा रही है। एक्चुअली में निर्मला सीतारमन जी, जो कि हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दिया है कि 2010 के लेवल जो हमारा ग्रॉस कैपिटल फिक्स्ड फॉर्मेशन था वो कम था, और वो 2019-20 तक काफी बढ़ चुका है। लेकिन कुछ फैक्टर्स के थ्रू ओवरऑल इस क्लेम को निगेट कर रहे हैं आर नागराज साहब, इसको देखेंगे। फिर ये जो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है डब्ल्यूटीओ में, इसमें फिर से यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज जीत गई, इंडिया हार गया है। डेवलप्ड वर्ल्ड जीत गया, डेवलपिंग कंट्रीज हार गई हैं। कैसे हार गई, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर अगली बात, बेल के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इसको देखेंगे। ये जो ओनरस बेल कंडीशंस डाली जाती हैं जुडिशियल ऑर्डर्स में कोर्ट के द्वारा, इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको देखेंगे। 68 नेशनल अवार्ड्स में 3 तमिल फिल्म्स को यहाँ पे ऑनर मिला। ये 3 तमिल फिल्म्स किस प्रकार से अलग हैं, कैसे तमिल सिनेमा ओवरऑल कन्वेंशनल सिनेमा को पीछे छोड़ रही है, इसके बारे में बात की गई है। और पोलावरम का कॉन्फ्लिक्ट, पोलावरम जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसमें आंध्र प्रदेश वर्सेस तेलंगाना का जो इशू चल रहा है, इसको समझने की कोशिश करूंगा। अभी भद्राचलम में फ्लड्स आ गया, और ये फ्लड्स इस पोलावरम प्रोजेक्ट की वजह से आए हैं। तो तेलंगाना लगातार आंध्र प्रदेश को घसीट रहा है, केंद्र की सरकार को ओवरऑल रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई ये जो आप पोलावरम प्रोजेक्ट है इसको थोड़ा कंट्रोल में लेके आइए। तो क्या इश्यूज है इस पोलावरम प्रोजेक्ट को लेकर, इसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपके साथ जुड़ता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। हो सके दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबा के और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें। चलिए, वर्ड ऑफ द डे क्या है, ब्लाइट। मतलब टू स्पॉइल और डैमेज समथिंग स्पेशली बाय कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। किसी चीज को बर्बाद कर देना। जैसे यहां पे आप देखो तो बेसिकली पेड़ पे, फलों पे ये ब्लाइट से आ गए हैं, काले रंग का एक फंगस सा पड़ रहा है, तो ये क्या है, ओवरऑल डैमेज कर रहा है चीजों को। तो ब्लाइट बेसिकली कभी कभी एक कैलो बैक्टीरियल आउटफेक्शन इन्फेक्शन की तरफ भी देखा जाता है कि जो प्लांट्स वगैरह को तबाह कर देता है। फिर यहाँ देखा क्या, एन एरिया ब्लाइटेड बाय अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एक ऐसा एरिया जिसको बर्बाद कर रखा है अनएम्प्लॉयमेंट में, यहाँ पे लोगों के पास नौकरी नहीं, मतलब किसी चीज को बर्बाद कर देना, डैमेज कर देना, स्पॉइल कर देना, इसको आप बोलते हो ब्लाइट। ठीक है। हिंदी में स्थिति, जीवन या पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव, अभिशाप। चलिए, पहली न्यूज जीएस पेपर 2 हेल्थ में काम आएगी। दिल्ली में हाई अलर्ट ड्यू टू मंकी पॉक्स, इसके बारे में मैंने कल भी वीडियो बताई थी, ओवरऑल ये बताया था मंकी पॉक्स क्यों फैलता है, कैसे इसको कंट्रोल करना है। ठीक है भाई। तो 24 जुलाई 2022 में पहला कंफर्म्ड केस दिल्ली में मंकी पॉक्स का।
इससे पहले ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर चुकी है। 34 साल का इस मेल को दिल्ली में मंकी पॉक्स हुआ है, लोकनायक अस्पताल में ये भर्ती है। इसको मंकी पॉक्स हुआ, इसके सैंपल को भेजा गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में, जहां से कंफर्म हो गया कि हाँ भाई इसको मंकी पॉक्स है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की गाइडलाइंस के हिसाब से इसको क्वारंटीन कर दिया गया। इसको कहां से इन्फेक्शन हुआ वो सोर्स ढूंढा जा रहा है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, इस इंसान के टच में कौन कौन आया, प्राइवेट प्रैक्टिशनर जिसने इसको जाके दिखाया उनको यहाँ पे सेंसिटाइज किया जा रहा है, बाकी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को बोला जा रहा है कि जो भी आपके पास पेशेंट्स वगैरह आ रहे हैं उनको ठीक से देखें। समझ गए? ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल था इसको किसी भी प्रकार का फीवर, आपके लोग किसी भी प्रकार का फॉरेन ट्रेवल नहीं है, उसको फीवर और स्किन लेजेंस हुए, तो उसके बाद यहाँ पे इसने चेकअप कराया। तो इसके बाद एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की, फिर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को डायरेक्ट किया गया है कि एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवाओ पॉजिटिव केसेस का। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को भी यहाँ पे सेंसिटाइज किया गया है कि प्रिवेंटिव मेजर्स को ग्राउंड लेवल पे आप इंप्लीमेंट करवाइए। ठीक है ना? तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। उन पेशेंट्स के ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान देने को बोला गया है जिनके ऊपर अनएक्सप्लेन्ड रैश है और पिछले 21 दिनों में वो किसी एक ऐसी कंट्री में गए हैं जहां पे मंकी पॉक्स फैल रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, यूएई हो गया। तो यहां पे ओवरऑल मंकी पॉक्स के केसेस मिले, तो यहां से जो इंडिविजुअल्स आ रहे हैं उनको थोड़ा ज्यादा चेक किया जा रहा है। ठीक है? फिर क्या बात की जा रही है? गाइडलाइंस और मैनेजमेंट ऑफ मंकी पॉक्स डिजीज, इसको भी इशू किया गया केंद्र की सरकार के द्वारा। यह भी बताया गया कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा यह मंकी पॉक्स फैलता है। अगर किसी एक इनक्लोज्ड सेटिंग में आप एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के पास लंबे समय तक बैठे हुए हो, तो वो छींक रहा है, सांस ले रहा है, तो उससे उसकी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हवा में उतर रही हैं। अब अगर बहुत ज्यादा वेंटिलेटेड एनवायरमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा खतरा नहीं है, बट अगर एक बंद कमरा है, बंद ऑफिस है, तो वहां पे ओवरऑल इन्फेक्शन फैल सकता है। इस इन्फेक्शन का जो इंक्यूबेशन पीरियड है ना, वो 6 से 13 दिन है। मतलब जब आप एक्सपोज हो गए मंकी पॉक्स वायरस को, तो पहले 6 से 13 दिन तो आपकी बॉडी में डेवलप होगा। फिर अगर आपके फीवर आना शुरू होगा, लेजियंस रैशेज आने शुरू होंगे, और ये 2 से 4 हफ्ते तक रहेंगे। उसके बाद अच्छा, ये जो रैशेज आते हैं ना, जो फोड़े आते हैं ना मंकी पॉक्स के, ये दर्दनाक भी होते हैं, इससे दर्द होता है। और उसके बाद अगर आप देखो तो धीरे धीरे करके फोड़े जाने लगेंगे और आपकी जो स्किन है वो कह लीजिए थोड़ी सी इची हो जाएगी, बट हील होने लगेगी। ये सब बातें यहां बताई जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने संडे को बोला है कि भाई साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में सर्वेलेंस को बढ़ाओ, पब्लिक हेल्थ मेजर्स को बढ़ाओ। ये जो पर्टिकुलर बीमारी है मंकी पॉक्स की, इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया गया। 75 कंट्रीज में 16,000 केसेस मिले हैं मंकी पॉक्स के। साउथ ईस्ट एशिया रीजन से भी बहुत सारे केसेस यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं, मिडिल ईस्ट से रिपोर्ट हुए हैं, थाईलैंड से यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं। ठीक है? ये जो मंकी पॉक्स वायरस है, ये इन्फेक्टेड एनिमल्स से ह्यूमन में फैलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजैक्शन। अब मंकीज, अभी देखिए जानवरों को आप मार के खाओगे जो इन्फेक्टेड है, या फिर जानवर अगर आपको काट लेता है, या फिर ओवरऑल आप किसी बिल्ली को बड़ा प्यार करते हो, आपका पेट है, कुत्ते को प्यार करते हो और उसको मंकी पॉक्स हो रखा है, तो भाई देखो आपको हो जाएगा। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफरेशन भी हो रहा है, इन्फेक्शियस स्किन लेजियंस, फेस टू फेस, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से यहाँ पे हो रहा है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हो रहा है। और अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपके बेडशीट पे बैठा है, या फिर कह लो उसका जो फोन है जो उसने अपने हाथ में पकड़ रखा है, यही फोन आप बाद में पकड़ लेते हो या उस बेडशीट वगैरह को बैठ लेते हो, उसकी टॉवल को हैंकी इस्तेमाल कर लेते हो, तो आपको हैंकी पॉक्स हो जाएगा। इस रिस्पेक्ट में चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियोस अवेलेबल है। सेक्स इज द रीजन फॉर मंकी पॉक्स इन यूरोप, विनी सर ने बनाई थी लगभग 1 महीने पहले, और मैंने कल बनाई है डोंट इंडल्ज इन अनसेफ सेक्स, प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ इज नेसेसरी। ये 2 वीडियोस देख लीजिए, आपको मंकी पॉक्स के रिस्पेक्ट में काफी और जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट, विंड पावर रेट्स में बॉटम आउट, जीएस पेपर 3 एनर्जी में न्यूज आपको काम आएगी। तो भाई जो रेन्यूएबल पावर सोर्सेस हैं, जैसे कि विंड पावर हो गया, सोलर एनर्जी के पावर प्लांट्स हो गए, इनका क्या होता है? ठेका उठता है। ठीक है ना? कोई बिडर आएगा, वो बिडर क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्शन लगाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर जगह पे मैं ये विंड पावर बना रहा हूं और मुझे इस विंड पावर से जो मैं 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बनाऊंगा उसके मान लीजिए फला, आप मुझे ₹2.5 दे देना। तो इसको बोलते हैं रिवर्स ऑक्शन। नॉर्मल अगर पिक्चर में जब आपने ऑक्शन देखा होगा तो क्या होता है, जैसे कोई पेंटिंग ऑक्शन हो रहा है, तो जो बेचने वाला है वो बायर से, जो खरीदने वाले हैं उनसे बोलता है कि तुम बोली लगाओ। तो कोई एक बोलता है मैं 5,000 में पेंटिंग खरीदूंगा, दूसरा बोलता है मैं 15,000 में खरीदूंगा, तीसरा बोलता है मैं 22,000 में खरीदूंगा। तो ये क्या है, जो बायर है वो बोली लगा रहा है, बायर बोली लगा रहा है, इसको आप बोलते हो ऑक्शन, नॉर्मल ऑक्शन। रिवर्स ऑक्शन क्या होता है? सेलर बोली लगा रहा हो। तो विंड पावर के केसेस में, सोलर पावर के केसेस में, एक जगह के पोटेंशियल को एनालाइज करने के बाद, सारे खर्चों को एनालाइज करने के बाद, जो भी मैन्युफैक्चरर वहां पे विंड पावर प्लांट लगा रहा है
वो एक बोली लगाएगा कि इस विंड पावर प्लांट को लगाने के बाद जो मैं विंड का टैरिफ रखूंगा वो ₹2.5 प्रति यूनिट या ₹3 प्रति यूनिट रखूंगा। तो ये रिवर्स ऑक्शन है। मतलब जो ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके सेल करेगा वही इलेक्ट्रिसिटी के दाम यहां पे तय कर रहा है। ठीक है ना, तो इसको रिवर्स ऑक्शन बोलते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इस रिवर्स ऑक्शन की प्रैक्टिस को हटाने की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि रिवर्स ऑप्शन की जो स्ट्रेटजी है वो रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड को अनसस्टेनेबल कर रही है। क्यों? पहले हम टारगेट्स को समझते हैं। 2022 तक हमारा टारगेट है कि हम 60,000 मेगावाट विंड इलेक्ट्रिसिटी लगा देंगे, लेकिन हमने केवल 2/3 टारगेट ही पूरा किया है। 40,000 मेगावाट ही हमने पूरा किया, मतलब 40 गीगावाट ही हमने यहाँ पे पूरा किया। धीमे तरीके से ये जो विंड एनर्जी पावर प्लांट्स का लगना है और कुछ हद तक सोलर पावर प्लांट्स का लगना है, इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि भाई जो टैरिफ है ना वो आर्टिफिशियली लोअर हो जाते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे मान लो विंड पावर पोटेंशियल है, वहां पे 3-4 विंड पावर प्रोड्यूसर्स आके बोली लगा रहे हैं कि मैं विंड पावर प्लांट बनाऊंगा, मैं विंड पावर प्लांट बनाऊंगा। अब जब वो वहां पे बोली लगा रहे होंगे वो कम की बोली लगाएंगे। मतलब ओवरऑल एक विंड पावर प्लांट प्रोड्यूसर ए है, दूसरा है बी, तीसरा है सी। ए बोलता है मैं ₹4 प्रति यूनिट विंड पावर बेचूंगा, दूसरा बोलता है 3 में बेचूंगा, तीसरा बोलता है 2.5 में बेचूंगा। तो 2.5 वाले को ठेका दे देगी सरकार, क्योंकि सरकार को पता चलेगा कि यार जो विंड पावर ये फाइनली बेच रहा है वो सस्ती बेच रहा है। लेकिन इससे होता क्या है कि ये जो सस्ता विंड टैरिफ ये जो पावर प्रोड्यूसर्स ऑफर करते हैं ये बाद में सस्टेनेबल नहीं हो पाता है। सस्टेनेबल क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि अब देखिए रिसेंटली ये देखा गया है कि सोलर पावर कॉस्ट की जो बिडिंग है वो ₹2.40 प्रति यूनिट तक चली गई। तो बहुत जगहों पे बोला गया कि यार कोल पावर वाली जो प्लांट है, जो डीजल वाली जो प्लांट है वो तो इतनी महंगी है, गैस वाला जो एनर्जी वो तो इतनी महंगी है, और ओवरऑल सोलर पावर से एनर्जी इतनी सस्ती मिलेगी आगे आने वाले समय में। वो जो एस्टिमेट्स दिए जाते हैं वो उस बिडिंग की आप कह लो ऑक्शन प्राइसेस के हिसाब से दिए जाते हैं, जो कि ये सोलर पावर प्रोड्यूसर्स या विंड पावर प्रोड्यूसर्स देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो जीत लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के बाद जब ये एक बड़े इलाके में लैंड का प्रोक्योरमेंट करते हैं, वहां पे विंड की टरबाइंस लगाते हैं, सोलर एनर्जी की पैनल्स लगाते हैं, जब ओवरऑल ये काम शुरू होता है तो कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी या कोई ना कोई रोड़ा इनके धंधे के बीच में आ जाता है। अब उसके चलते कभी कभी ओवरऑल प्रोजेक्ट इन प्रोड्यूसर्स के लिए अनसस्टेनेबल हो जाता है। तो उस कंटेक्स्ट में वो जो प्रोड्यूसर्स है ना वो रोक देते हैं इस काम को। ये प्रॉब्लम है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में ये एक और प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई। तो बेटर ये रहेगा कि कुछ ऐसा ऑप्शन हो जहां पे एक्चुअली में इन विंड पावर प्लांट्स और सोलर एनर्जी पावर प्लांट्स को लगाने का जो खर्चा है वो ओवरऑल वसूल तो हो जाए कम से कम। ये अलग बात है कि जो यहाँ पे रेगुलेटर है वो प्रॉफिट्स के ऊपर एक अपर मार्जिन लगा सकता है कि हाँ भाई पर प्रति यूनिट आप इतने से ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, वो वहां तक चलेगा। बट ओवरऑल इस सेक्टर को सस्टेन करने के लिए जितना खर्चा हो रहा उतना खर्चा तो निकले। तो ये विंड पावर प्रोड्यूसर्स आपस में कंपटीशन के चलते बहुत कम टैरिफ का आप कह लो ऑप्शन देते हैं। मान लो ₹2.40 या ₹2.5 प्रति यूनिट इन्होंने ऑप्शन रख दिया, और बाद में जब इन्होंने विंड पावर प्लांट लगाया और उससे पूरा खर्चा नहीं निकल पाया तो घाटे में जाने लगे, तो इन्होंने प्लांट ही बीच में बंद कर दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु गुजरात में बहुत तेजी से विंड पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन कई विंड पावर प्रोजेक्ट्स बंद मतलब शुरू होने के बाद बंद भी हो रहे हैं। क्यों बंद हो रहे हैं? रीजन बी कि जब एक पावर प्लांट प्रोड्यूसर को ठेका मिल जाता है उसके बाद जब वो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे कंस्ट्रक्शन शुरू होता है तो बीच में ऐसी कुछ कॉस्ट भी आ जाती हैं जो उन्होंने कंसीडर नहीं कर रखी हैं और वो बहुत सिग्निफिकेंट होती हैं। उसके चलते उसका ओवरऑल प्रोजेक्ट इनकॉम्पेटिबल ये कह लो अनप्रॉफिटेबल हो जाता है, और अनप्रॉफिटेबिलिटी के चलते वो प्रोजेक्ट बंद करना पड़ता है। ये बता रही है विभूति गर्ग जी, जो कि एनर्जी इकोनॉमिस्ट है और इंडिया लीड है एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। इसलिए बेहतर यह है कि एक इस प्रकार की ऑक्शन मेथोडोलॉजी को सामने लेके आया जाए जहां पे एक्चुअली में एक पावर प्रोड्यूसर को पूरा का पूरा पावर प्लांट लगाने में जितना खर्चा हुआ और थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो कम से कम निकल के आए। समझ गए? तो विंड यूनिट पावर जो पहले ₹2.5 प्रति यूनिट में बिक रही थी, अब ऐसा बताया जा रहा है कि ओवरऑल जब सारी कॉस्ट को मिला लिया जाएगा तो हो सकता है महंगी बिकने लगे। लेकिन उन कॉस्टों को मिलाने के बाद भी जो बिडिंग निकल के आएगी ना वो लगभग ₹3.9 प्रति यूनिट निकल के आएगी। मतलब अभी जो सोलर पावर ₹2.4 प्रति यूनिट, विंड पावर जो 2.2 प्रति यूनिट पे जो आ रही है वो ₹3.9 प्रति यूनिट पहुंच जाएगी। लेकिन ये जो कोल की ₹4 प्रति यूनिट है इससे तो कमी रहेगी। समझ गए? तो ये ओवरऑल यहां पे बताया जा रहा है कि भाई सोलर पावर को और विंड पावर को सस्टेनेबल बेसिस पे हमें फीजिबल बनाना है। ये नहीं करना है कि रिवर्स मेथोडोलॉजी में हमने कुछ पावर प्रोड्यूसर से बिल्कुल ही कम बिडिंग ले ली और सरकार ने दिखा दिया कि फ्यूचर में देखो इतनी सस्ती होगी इलेक्ट्रिसिटी। वो एक सही अप्रोच नहीं है। सही अप्रोच ये है कि जो पावर प्लांट प्रोड्यूसर्स यहाँ पे पावर स्टेशन लगा रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में ओवरऑल इसको सस्टेन कर पाए।
ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी प्राइम मिनिस्टर का 500 गीगावाट का रेन्यूएबल एनर्जी का टारगेट 2030 तक पूरा हो पाएगा। बड़े प्लेयर्स की बजाय जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको भी सामने आके यहाँ पे मौका मिले। फिर अगली न्यूज, स्टडी शेड्स लाइट ऑन प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप इन हिमाचल। जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी में न्यूज आपको काम आएगी। देखिए क्या है, स्नो लियोपार्ड पाया जाता है हिमाचल प्रदेश के आसपास के इलाके में, और वहां पे इनका जो खाना होता है साइबेरियन आइबेक्स ब्लू शिप, ये भी पाई जाती है। ये जो स्नो लियोपार्ड है ये प्रेडेटर है, और ये छोटे जो ट्रॉफिक लेवल पे जानवर है उनको खाएगा, साइबेरियन आइबेक्स को खाएगा, ब्लू शिप को खाएगा। अब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक स्टडी ने बताया कि जो स्नो लियोपार्ड है पैंथेरा उनशिया, ओवरऑल इसके ऊपर कुछ स्टडी हुई, इसका जो प्रे है इसके ऊपर स्टडी हुई। इस स्टडी को कंडक्ट करवाया गया अंडर नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज। इस पर्टिकुलर नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज में यह पता चला कि एक स्ट्रॉन्ग लिंक है स्नो लियोपार्ड के बीच में और इनके प्रे साइबेरियन आइबेक्स और ब्लू शीप के बीच में। समझिए, तो स्नो लियोपार्ड की आबादी और साइबेरियन आइबेक्स और ब्लू शिप की आबादी के बीच का एक कोरिलेशन अब समझने की कोशिश करते हैं। स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे कैमरा ट्रैप्स लगाए गए, साइंस सर्वेज लगाए गए, जिससे यह पता चलने की कोशिश की गई कि स्नो लियोपार्ड एक जगह पे कितने हैं, और वहीं पे स्नो लियोपार्ड की जो प्रे पॉपुलेशन है साइबेरियन आइबेक्स और ब्लू शीप कितने। क्योंकि देखिए, प्रेडेटर और प्रे में एक प्रॉपर पॉपुलेशन बैलेंस होना चाहिए। पॉपुलेशन बैलेंस होना चाहिए मतलब अगर एक लिमिट से ज्यादा प्रेडेटर कम हो गए तो जो इनका प्रे है साइबेरियन आइबेक्स और ब्लू शिप, इसकी आबादी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर उसकी आबादी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तो जो भी इन ठंडी इलाकों में ग्रासलैंड्स है उसमें ज्यादा घास चर करके उन ग्रासलैंड्स को डेजर्ट इकोसिस्टम में बदल देंगी इनकी प्री स्पेशीज। तो किसी एक जगह पे ब्लू शीप का इस हिमाचल टोपोलॉजी में और साइबेरियन आइबेक्स का एक लिमिट से ज्यादा बढ़ पाना सही नहीं है, क्योंकि ये फिर ग्रासलैंड इकोसिस्टम को उड़ा देंगे। तो ठीक ठाक अगर स्नो लियोपार्ड की आबादी लगेगी तो स्नो लियोपार्ड सफिशिएंट क्वांटिटी में साइबेरियन आइबेक्स और ब्लू शीप को खाते रहेंगे, तो इनकी आबादी भी कंट्रोल में रहेगी। जी हाँ, वाइल्ड लाइफ में ऐसे ही आबादी चलती है, एक लिमिट से ज्यादा किसी भी ट्रॉफिक लेवल की आबादी का बढ़ जाना सही नहीं है। तो स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में ओवरऑल एक स्टडी कंडक्ट कराएगी फ्रेजाइल इकोसिस्टम की कि कितने स्लो लियोपार्ड से कितनी प्रे स्पेशीज हैं, और इस स्टडी को जनरल प्लॉस 1 में छापा यहां पे गया है। जो स्नो लियोपार्ड्स है वो रग्ड माउंटेनियस एरिया और नॉन फॉरेस्टेड एरियाज में पाए जाते हैं 3200 से 5200 मीटर के एल्टीट्यूड। ये उन इलाकों में ज्यादा पाए जाते हैं जहां पे बैरन एरिया है, ग्रासलैंड है, स्लोप, वाटर से डिस्टेंस जो है वो मैनेजेबल है, ताकि ये लोग समय समय पे अपनी सारी रिक्वायरमेंट पानी की, ओवरऑल ग्रासेस की पूरी कर पाए। और ग्रासेस वगैरह के आसपास ही साइबेरियन आइबेक्स और शीप वगैरह मिल जाएंगी जो कि इनका खाना होती है। ये जो स्पीति वैली है ये एक अच्छा हैबिटाट है, प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर है, और इस प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर स्नो लियोपार्ड और प्रे स्पीशीज प्रॉपर क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इनका कंजर्वेशन एक प्रकार से यहाँ पे चलाया जा रहा है, और इसी कंजर्वेशन के अंदर ओवरऑल इस पूरी इकोलॉजी में कितनी अलग अलग स्पेशीज पाई जाती हैं इसको भी स्टडी किया जा रहा है। अगर आप स्नो लियोपार्ड की बात करो तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट के हिसाब से स्नो लियोपार्ड वल्नरेबल है, और शेड्यूल 1 स्पेशीज में पाया जाता है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। ठीक है ना। तो बेसिकली एक लियोपार्ड और इनका जो प्रे अनग्यूलेट्स हैं, जो ये शीप हैं, जो साइबेरियन आइबेक्स है, इनकी पॉपुलेशन बैलेंस पे रहनी चाहिए। ये किसी भी इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी की कोशिश की जा रही है इस पर्टिकुलर स्टडी के थ्रू, पहले पता करने के लिए कि हाँ भाई इनफ अमाउंट में बैलेंस है कि नहीं, और अगर नहीं है तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसकी बात की जा रही है। स्नो लियोपार्ड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमारे देश में, तो बहुत सी जगहों पे ये स्नो लियोपार्ड हमारे देश में पाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हिमालय में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है ना। कई कई जगहों पे इन स्लो लियोपार्ड्स की आबादी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है, रीजन बीइंग कि इनकी जो प्रे आबादी है जिसको ये लोग खाते हैं साइबेरियन आइबेक्स वगैरह, ये कम क्वांटिटी में। ठीक है ना भाई, तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट, जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी, न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू हैवी रेन प्लैंकटन कॉज बायोल्यूमिनेसेंस इन चेन्नई बीचेस। देखिए, हवा की धीमी स्पीड, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का कम होना, रेनफॉल का तेज होना, सी सरफेस टेम्परेचर्स का कम होना, ये कुछ एनवायरमेंटल क्यूज हैं जिससे ये पता चल रहा है कि भाई ये जो बायोल्यूमिनेसेंस का फिनोमेना देखा गया, ये समुंदर नजर आ रहा है, और समुंदर में ये जो स्ट्रेच है ना आपको, ये बिल्कुल नीला दिख रहा है, रोशनी से नीला दिख रहा है। तो ये क्या है, ये दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस। तो देखिए, अभी अगस्त का महीना है, इस अगस्त के महीने में जो भी आपका साउथ वेस्ट मानसून आता है वो चेन्नई के बीचेस पे थोड़ी बारिश कराता है, चेन्नई के मेन लैंड में नहीं, अंदर नहीं, इंटरनल इलाकों में नहीं। इंटरनल इलाकों में जो बारिश है वो चेन्नई में दिसंबर वगैरह के महीने में होगी, लेकिन बीचेस पे बारिश हो रही है। तो अब इससे हो क्या रहा है, जब बीचेस पे बारिश हो रही है तो इससे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, इस न्यूट्रिएंट से प्लैंकटॉन्स की क्वांटिटी बढ़ रही है, जिसमें एक प्लैंकटॉन है डाइटम थैलासिसोरिया। और ये जो पर्टिकुलर डाइटम थैलासिसोरिया है,
ये ट्रिगर करता है बायोल्यूमिनेसेंट ब्लूम को। नॉक्टिल्यूका सिंटिलेंस, नॉक्टिल्यूका सिंटिलेंस का ये जो बायोल्यूमिनेसेंट ब्लूम है, ये डाइएटम थैलासिसोरिया की वजह से ट्रिगर होता है। ये कौन बता रहा है? ये नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च की एक स्टडी, एक पढ़ाई यहां पे बता रही है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से ये प्रिलिमिनरी डाटा निकल के आ रहा है। तो ओशन में जो प्लैंक्टॉन्स है ये बढ़ते जाएंगे, न्यूट्रिशन आ रहा है बारिश के चलते, ओके, टेम्परेचर भी कम है तो कंडीशंस कंड्यूसिव हैं, धीरे धीरे करके प्लैंक्टॉन्स मल्टीप्लाई करेंगे, लो विंड स्पीड है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम है, लो सी सरफेस टेम्परेचर है, इससे केमिकल रिएक्शंस तेज हुई, एकदम से बायोल्यूमिनेसेंस आया, लेकिन धीरे धीरे करके बायोल्यूमिनेसेंस गायब भी हो जाएगा। यहाँ पे जो लोकल हाइड्रोडायनेमिक्स है वो भी प्ले पे, जो डाइवर्जिंग करंट्स हैं, जो वेव्स आपस में आके एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं, इसके चलते जो बायोल्यूमिनेसेंट डाइनोफैगलेट नॉक्ट्यूला सिंटिलेंस है ना, इसका ब्लूम भी ट्रिगर करता है। तो लो टेम्परेचर, लो सी सरफेस टेम्परेचर, लो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, फिर लो एयर प्रेशर, हवा का धीमा होना, ठीक है ना भाई, बारिश के तेज होने की वजह से ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स का ज्यादा होना, प्लैंक्टॉन्स का ब्लूम होना, इन सब फैक्टर्स की वजह से नॉक्टिल्यूका सेंटिलेंस के अंदर केमिकल रिएक्शन बढ़ रही है और बायोल्यूमिनेसेंस आ रहा है। तो ये जो ब्लूम है ये 16 किलोमीटर के स्ट्रेच में देखने को मिला था अगस्त 2019 में, उस समय पे स्टडी कंडक्ट करवाई गई है, और हर साल ये देखने को मिल ही जाता है। तो मरीना, एलियट, पनायरे कुपम, कोवलम बीच के आसपास इस प्रकार की एक्टिविटी देखने को मिल रही, जहां पे विंड स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड पी है, टेम्परेचर गिर गए हैं, रेनफॉल तेज हुई थी एक दिन पहले और सी सरफेस टेम्परेचर कम है। तो जो नॉक्टिल्यूकन सिंटिलेंस है, इनकी जो डेंसिटी है वो कुछ जगहों पे 1000 सेल्स पर लीटर से 19000 सेल्स पर लीटर है। जितनी ज्यादा सेल्स पर लीटर उतना ही ज्यादा एक इलाके पे बायोल्यूमिनेसेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। फिर अलग अलग जगहों पे, कुछ जगहों पे इसका जो काउंट था ओवरऑल इन ब्लूम्स का वो ज्यादा था, कुछ जगहों पे ब्लूम्स का जो काउंट था वो कम था। वो डिपेंड करता है कि जगह जगह पे ब्लूम्स किस इंटेंसिटी से सामने आ रहे थे। तो बायोल्यूमिनेसेंस क्या है? दिस इज अ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन की वजह से लाइट का प्रोड्यूस होना, इसको आप बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हो। ये एक प्रकार का चेमिल्यूमिनेसेंस भी है, ओके, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पे लाइट प्रोड्यूस होती है। और ओवरऑल जब ये ल्यूमिनेसेंस खत्म हो जाता है, लाइट चली जाती है, कुछ समय के लिए इस प्रकार की लाइट आती है, रात को समुद्र बहुत ब्यूटीफुल लगता है, टूरिस्ट वगैरह देखने आते हैं। हालांकि बहुत किस्मत से दिख पाती है, क्योंकि कब ये बायोल्यूमिनेसेंस आएगा इसको प्रॉपरली प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक रेंज हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उस रेंज के समय पे एक इंडिविजुअल हो ना हो इसकी गारंटी नहीं है। फिर नेक्स्ट डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन पे आ जाते हैं दोस्तों। सबसे पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यहाँ पे वेइंग इन ऑन इंडियाज इन्वेस्टमेंट लेड रिवाइवल। थोड़ा बहुत यहाँ पे इस समय की रूलिंग सरकार की बुराई की जा रही है आर नागराज के द्वारा। देखिए क्या है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, ये इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात कर रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भाई पब्लिक इन्वेस्टमेंट को अगर आप बढ़ाते हो, मतलब सरकारी खर्चा, सरकार की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट है ओवरऑल प्लान्स में, चाहे वो कैपिटल बिल्डिंग के प्लांट्स हो, चाहे सरकार की वेलफेयर स्कीम्स हो, अगर उसमें खर्चा बढ़ता है तो ओवरऑल इकोनॉमी को एक पुश मिलता है और इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी खिंचा हुआ चला आएगा। ऐसा निर्मला सीतारमन जी ने बाली में बोला G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग के समय पे। जी हाँ, इंडोनेशिया के रिजॉर्ट टाइम में ये मीटिंग हो रही है। एक्चुअली में क्या है ना, G20 की लीडरशिप इस समय पे इंडोनेशिया के पास हो, चाहे फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो, चाहे मेन लीडर्स की मीटिंग हो, सब बाली में ही हो रही है। जो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, वो तो डूबने की कगार में पहुंच चुकी है। तो ये जब भी कोई मीटिंग होती है बाली में कंडक्ट कर देते हैं। इनका रिजॉर्ट टाइम है बाली, बहुत सारे अलग अलग रिजॉर्ट्स हैं वहां पे। तो बेसिकली ये बताया जा रहा है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ निर्मला सीतारमन जी यहाँ पे फोकस करने की कोशिश कर रही है। वो बोल रही है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ में पब्लिक इन्वेस्टमेंट का एक मेजर रोल है। और ये कह रही है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से इंडिया के अंदर बढ़ा है। इसका एग्जाम्पल देते हुए बता रही है कि 1997 में जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार थी, उन्होंने रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट शुरू किए थे सरकारी खर्चे पे। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट्स, जिससे जो हमारी मेट्रोज हैं जैसे कि चेन्नई, वेस्ट बंगाल की कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को एक हाईवे के थ्रू जोड़ा गया, जो कि एक क्वाड्रिलेटरल की शेप में आ रहा था। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई। तो इससे ओवरऑल जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ, इससे भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना ही बना, साथ साथ लोगों के लिए नौकरियां यहाँ पे प्रोड्यूस हुई। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिवाइवल शुरू होता है इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स के थ्रू। एक इन्वेस्टमेंट की चेन शुरू होती है, एक्सपोर्ट लेड ब्लूम आता है और जीडीपी आगे आने वाले समय में 8 से 9% पे बढ़ी। तो बेसिकली निर्मला सीतारमन जी का कहना है कि इस प्रकार की जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ
और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो नो डाउट इकोनॉमी को एक पुश मिलता है, इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करती है, इंप्लॉयमेंट प्रोड्यूस होता है, वगैरह वगैरह। बेसिकली यहां पे बात की जा रही है रियल ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट। निर्मला सीतारमन जी के हिसाब से 2010 में जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट था, मतलब बेसिकली जीडीपी के प्रपोर्शन में कितना पैसा आपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड किया इन्फ्लेशन को हटा के, इसको बोला जा रहा है रियल ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट। अब ये जो पर्टिकुलर रेट था ये 2015-16 में 30.7% था और 2019-20 में 32.5% ऑफ जीडीपी हो गया। अब देखिए इसका मतलब ये है कि 2015-16 में नई नई बीजेपी की सरकार आई थी, तो बीजेपी की सरकार ने 30.7% से इस रेट को 32.5% पे पहुंचा दिया। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन यहां पे एक नई एंगल निकल के आ रहा है। ओवरऑल अगर आप ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात करिए तो ये 2015 में 30.7% दिख रहा है, 2019-20 में 32.5% दिख रहा है, लेकिन 2011 में 34.3% था। मतलब जब कांग्रेस का राज चल रहा था उस समय पे भी जो रियल ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन था ये अच्छा खासा था। 2012-13 में भी 34.1% था, 2013-14 में 32.6% था, उसके बाद बीजेपी की शुरुआती ईयर्स में कम हुआ, फिर एकदम तेजी से बढ़ा। तो बेसिकली यहां पे ओवरऑल ये जो नागराज जी हैं ये निर्मला सीतारमन जी का जो क्लेम है उसको डिस्प्यूट कर रहे हैं कि 2010 के लगभग ये जो ग्रॉस कैपिटल फिक्स्ड फॉर्मेशन था रियल बेसिस पे ये कम था और बाद में हमने बढ़ा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। कांग्रेस के समय पे भी ये ज्यादा था, कुछ इस प्रकार की बात नागराज साहब यहां पे करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना अच्छा है कितना बुरा है इसको बजटरी डेफिनेशन से समझने की जरूरत है, क्योंकि जब आप बजटरी डेफिनेशन कैलकुलेट करते हो इन्वेस्टमेंट की तो उसमें वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है जहां पे आप एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एसेट्स की बात करते हो। देखियो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तब अच्छा माना जाएगा जब आप नए एसेट्स के लिए पैसा खत्म कर रहे हो, नई सड़कें बना रहे हो, नए स्कूल कॉलेजेस बना रहे हो, नए हॉस्पिटल्स बना रहे हो, नए एयरपोर्ट बना रहे हो, नए पोर्ट्स बना रहे हो, तब जाके आप कह सकते हो कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा है। लेकिन पुराने एसेट्स के मेंटेनेंस में जो राज्यों ने पहले लोन दे रखे हैं उन लोनों को चुकाने में अगर आपका जीसीएफसी खर्च हो रहा है तो फिर उसको एक अच्छा नहीं माना जाएगा। तो नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स से डिसएग्रीगेशन भी देखना पड़ेगा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का, कि जो भी पैसा यहां पे सरकार के द्वारा एलोकेट किया गया वो कौन से सेक्टर में खत्म हुआ, तब हम पता कर पाएंगे कि उसका प्रोडक्टिव पोटेंशियल कितना है। समझ गए? अब यहां पे कुछ डाटा को कंपेयर किया जा रहा है, ध्यान से इस पर्टिकुलर फिगर को देखिए, मैं पूरी की पूरी रेडिंग हटा देता हूं तो थोड़ा और क्लियर तरीके से आपको यहां पे फिगर्स नजर आएंगे। ठीक है, अब ये नीचे देखिए, ये एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ना ये इंडस्ट्री का एक सब पार्ट है, ठीक है ना, और ये जो ट्रांसपोर्ट और रोड है ना ये सर्विसेज का एक सब पार्ट है। तो बेसिकली तीन चीजें, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। एग्रीकल्चर को प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है, इंडस्ट्री को सेकेंडरी और सर्विसेज को टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर में आपको पहले पढ़ा चुका हूं। सवाल है क्वार्टरनरी सेक्टर क्या होता है, क्विनरी सेक्टर क्या होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को पता है बिना इंटरनेट पे सर्च मारे, मैंने पहले कई बार पढ़ाया। अब देखते हैं 2011-12 में, अब वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर का 8.5%, इंडस्ट्री का 38% और सर्विसेज का 47.3%, इसको जोड़ दो तो 100% होना चाहिए, बट ये 100% नहीं हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेट में जो वैल्यूएबल्स के फॉर्म में हमारे पास एसेट होते हैं, जैसे गोल्ड के फॉर्म में जो एसेट होते हैं उनको भी काउंट किया जाता है। इसलिए गोल्ड के फॉर्म को, एसेट्स को अगर आप हटा दो तो यहां पे जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज के फिगर्स मिला के आपको नजर आएंगे ना वो 100% नजर नहीं आएंगे, क्योंकि सारा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज में खर्च नहीं किया गया, कुछ को हार्ड एसेट्स जैसे गोल्ड वगैरह खरीदने में भी पैसा खत्म किया गया, इसलिए 100% ये नजर नहीं आएगा। अब 2014-15 में एग्रीकल्चर का प्रोपोर्शन था ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में 7.7%, 2019-20 में हो गया 6.4%। 2014-15 में इंडस्ट्री में जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन था वो था 33.7% और अभी हो गया 2019 में 32.5%। और यही टर्शरी सेक्टर के लिए, सर्विसेज सेक्टर के लिए 49% था 2014-15 में और 2019-20 में हो गया 52.3%। अब देखो यहां पे नागराज जी भी एक अलग पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। 14-15 के समय पे जो भी फाइनेंशियल फिगर्स निकल के आ रहे हैं वो कांग्रेस के फाइनेंशियल फिगर्स हैं, क्योंकि इस समय तक लगभग कांग्रेस की सरकार थी और 2019-20 तक आते आते 5-6 साल बीजेपी की सरकार के हो चुके हैं। तो बीजेपी ने एक्चुअली में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एग्रीकल्चर में कम कर दिया, 7.7% से 6.4 कर दिया।
और इंडस्ट्री में 33.7% से 32.5 कर दिया। ये ओवरऑल नागराज यहां बोलने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, बट निर्मला सीतारमन जी का जो कंटेक्स्ट दिया उससे क्लियर पता चल रहा है कि नागराज यहां पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उल्टा नागराज बीजेपी की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हुए कह रहे हैं कि इन्होंने सर्विस सेक्टर का जो प्रपोर्शन है वो बढ़ा दिया है, जबकि रियल इकोनॉमिक ग्रोथ और रियल एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ और अपने आप को जो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने वाली बात होती है वो तब आती है जब आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ होगी। आज की डेट में क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर पैकेज लॉन्च किया है, लेकिन ओवरऑल शुरू में प्रेसिडेंट सरकार के अंदर इंपोर्ट्स को बढ़ावा दिया गया, तो इंपोर्ट्स बढ़े, हम लोग एक इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी हो गए। ये कैसे पता चल रहा है, ये किस बेसिस पे ऑथर कह रहा है, तो ऑथर कह रहा है 2014-15 में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इंडस्ट्री में 33.7% था, इसको बढ़ाने के बजाय 32.5% कम कर दिया गया। तो चूंकि हमने अपने इंडस्ट्री में कम पैसा खत्म किया है, तो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स के लिए, मशीन्स के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो गए। जबकि हम सर्विस सेक्टर को बढ़ा रहे हैं, सर्विस सेक्टर भी इंप्लॉयमेंट इंटेंसिव है, लेकिन हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम नहीं कर पा रहे हैं हम। इसीलिए चाइना से झड़प होने के बाद 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज लॉन्च किया गया। इस डाटा के बेसिस पे ऑथर ये बोल रहा है कि जो मेक इन इंडिया कैंपेन था, ये भी यहां पे सरकार का फेल हो चुका है। तो बेसिकली सरकार की ओवरऑल आप देखो तो पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। प्लस जो सर्विस सेक्टर में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन था वो 2014-15 में 49% था, 2019-20 में 52.3% हो गया। ये जो सर्विस सेक्टर बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि सर्विस सेक्टर का जो सब सेक्टर है ना, ट्रांसपोर्ट, ये 6.1% से 12.9% हो चुका है। हमने रोड्स और कम्युनिकेशन में अच्छा खासा पैसा खत्म किया है, तो रोड्स और कम्युनिकेशन में पैसा खर्च करने की वजह से ओवरऑल सर्विस सेक्टर का जो शेयर है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ये ओवरऑल इस आर्टिकल का सार बताया है मैंने आपको। कुछ प्रकार के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स यहां पे दिए जा रहे हैं, और वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स किस प्रकार से विद बीजेपी के फेवर में है या कांग्रेस के फेवर में है, वो जिस तरीके से यहां पे ऑथर पुटअप करने की कोशिश कर रहा है उस तरीके से मैंने आपको बता दिया। फिर ऑथर यहां पे अभी की सरकार की एक और बेसिस पे तारीफ कर, मतलब बुराई कर रहा है। ओवरऑल कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते हमारे ऊपर जब वो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आई, कहीं ना कहीं हमारा इंपोर्ट बढ़ गया। ठीक है ना भाई, हमारा इंपोर्ट बढ़ गया, हम चाइना के ऊपर बहुत हद तक डिपेंडेंट हो गए। जब चाइना से एक्सपोर्ट थोड़ी समय के लिए बंद हुआ, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो सफर करने लगी। भारत सरकार ने बहुत जोर लगाया ओवरऑल वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में अपनी रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए। हमने रैंकिंग इंप्रूव किया भी, 2014 में रैंकिंग 142 थी, 2019 में 63 हो गई, लेकिन बाद में इस रैंकिंग को भी यहाँ पे फ्लॉड बताया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इंडिया की रैंकिंग को नहीं, ओवरऑल जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को निकालने का तरीका था उसको फ्रॉड बताया गया। कुल मिला के ओवरऑल जो ग्रॉस कैपिटल फाइनेंसिंग में फॉरेन कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है वो 2014-15 में 3.8% था, वो 2.5% हो गया। तो बेसिकली अलग अलग इकोनॉमिक फिगर के बेसिस पे बीजेपी और अभी की जो एनडीए की सरकार के जो फाइनेंशियल स्टेप्स, इकोनॉमिक स्टेप्स, इनको गलत बताया जा रहा है आर नागराज के द्वारा। ठीक है, तो ये ओवरऑल लॉजिक है, समझ गए? लॉजिक आपको समझ में आ गया कि क्या यहां पे बताया जा रहा है, क्या 2014-15 में डाटा था, क्या 2019-20 में डाटा था, फाइनेंस मिनिस्टर जी यहां पे क्या स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं और आग नागराज जी उनके स्टेटमेंट को किस प्रकार से पुश बैक कर रहे हैं। तो ये आपको यहां पे समझ में आना चाहिए। एंड में आर नागराज जी का यही बोलना है कि भाई हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। ये सही है कि हम अपने सर्विसेज सेक्टर को बढ़ाएं, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाएं, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करेगा, हमारी सेल्फ निर्भरता, ठीक है ना, सेल्फ इंडिपेंडेंस को बढ़ाएगा, और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट भी बड़े स्केल पे इंडस्ट्रियल सेक्टर ही जनरेट कर सकता है। फिर MC12 ओवर इट्स गेन्स फॉर द डेवलपमेंट। रिसेंटली 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की यहां पे खत्म हुआ। अब कुछ इसमें लूजर्स हैं, कुछ इसमें विनर्स है। कौन लूजर कौन विनर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, इसका फाइनल रिजल्ट ये क्लियरली बता रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है वो जीत गई है, और जो इंडिया है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वो यहां पे हार गई। समझने की कोशिश करते हैं। इस बार की 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था ट्रिप्स वेवर का मुद्दा। अक्टूबर 2020 में जब कोरोना तरखाट मचा रहा था, इंडिया और साउथ अफ्रीका ने सामने एक प्रपोजल रखा कि जो भी पेटेंट, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन और ट्रेडमार्क है कोविड-19 की टेक्नोलॉजी का, इसके ऊपर से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हटा दिया जाए, इसको ट्रिप्स वेवर दे दिया जाए, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज की फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इसकी दवाइयां बना सके और दुनिया भर में उसको एक्सपोर्ट कर सके, और हम कोविड-19 के पैंडेमिक से यहां पे लड़ सकें। यह प्रपोजल यहां पे सामने रखा गया, लेकिन इस प्रपोजल को यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ने नहीं माना। शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम, यूएस,
जापान, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, सबने इस प्रपोजल को यहां पे अपोज किया। बाद में जब इन कंट्रीज की डोमेस्टिक लॉबी से इनके ऊपर प्रेशर आया तो यूएस ने बोला कि ठीक है भाई, एक काम करते हैं, वैक्सीन के अंदर हम ट्रिप्स वेवर दे देंगे। क्योंकि जब इंडिया साउथ अफ्रीका के इस प्रपोजल को 100 कंट्रीज का जोर मिला और डेवलप्ड कंट्रीज इसको अपोज करने लगी, तो नोबेल लॉरिएट्स, एकेडमिशियंस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनिजम्स, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल, हॉलीवुड सेलिब्रिटी, सब ओवरऑल इस प्रपोजल के फेवर में बोलने लगे। तो जो फार्मास्यूटिकल लॉबी थी इन डेवलप्ड कंट्रीज में वो बड़बड़ा गई, सरकारें बड़बड़ा गई कि भाई हमें यहां पे अपोज किया जाएगा। तो यूएस ने क्या किया कि यार एक काम करो, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इन सब पे तो हम नहीं देंगे ट्रिप्स वेवर, एक काम करो दवाइयों पे हम ट्रिप्स वेवर देते हैं। समझ गए? यूएस ने ये प्रपोजल दिया। यूएस के इस प्रपोजल को भी यूरोपियन यूनियन नहीं माना। यूरोपियन यूनियन पे जब ज्यादा प्रेशर पड़ा तो यूरोपियन यूनियन वाली कंट्रीज ने मांडवली की। इंडिया साउथ अफ्रीका ने जो प्रपोजल दिया था अक्टूबर 2020 में, इसको तो यूरोपियन यूनियन ने बिल्कुल साइड कर दिया। ये अपना ही एक प्रपोजल सामने लेके आए और उस प्रपोजल के प्रति डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल का अप्रूवल लिया इन्होंने और दिसंबर 2021 में कॉम्प्रोमाइज के लिए पुश करने लगे। मतलब मेन जो प्रपोजल इंडिया साउथ अफ्रीका लेके आया था उसको बहुत हैवी बेसिस पे यूरोपियन यूनियन ने डाइल्यूट कर दिया। यूरोपियन यूनियन यहां पे डाइल्यूट क्यों कर रहा था? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के ऊपर काफी प्रेशर आ रहा था। यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को एक ऐसी कंट्रीज की तरह देखा जा रहा था जो कि अपनी कंट्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, अपनी आबादी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं और गरीब कंट्रीज में जो पिछड़ी हुई पॉपुलेशन है, वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उसको इग्नोर करें। तो यूरोपियन यूनियन ने बीच की मांडवली करके एक ऐसा प्रपोजल लेके आया जिसके चलते इनके ट्रेडमार्क सीक्रेट्स वगैरह भी बचे रहें और ओवरऑल ये फेस सेविंग कर लें अपने देश में। मतलब अपने देश में ये दिखा सकें कि हाँ भाई, हमने ओवरऑल ट्रिप्स का वेवर की यहां पे बात की। तो एक ट्रिप्स वेवर के बारे में फाइनलाइजेशन हुआ तो है आपका एमसी टॉर में, लेकिन वो ट्रिप्स वेवर ना ही होता तो उससे बेटर था। क्योंकि वो ट्रिप्स वेवर किसी भी हाल में इंडिया साउथ अफ्रीका ने जो वेवर सजेस्ट किया था उससे तो बिल्कुल भी अलग है। तो ट्रिप्स वेवर के फील्ड में डेफिनेटली यहां पे यूरोपियन यूनियन जीत के आया, क्योंकि अपने पेटेंट को, अपने ट्रेडमार्क्स को, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को उन्होंने बचा लिया। उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी अभी भी कोविड की दवाइयां बेच के पैसा कमाएंगी और अपनी जनता को भी उन्होंने दिखा दिया कि हाँ भाई देखो, हमने वेवर दे दिया। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दो और चीजों को लेके, एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिफॉर्म को लेके और इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेके यूरोपियन यूनियन ने अपना स्टैंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एकदम फिक्स रखा है। डेवलपिंग कंट्रीज की बात को सुनने के लिए ही राजू नहीं है ये। ठीक है? जब भी ट्रेड और इन्वायरमेंट के फील्ड में डेवलपिंग कंट्रीज के राइट्स की बात आती है ना, तब ये यूरोपियन कंट्रीज एकदम चुप बैठ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया ने फिशरीज के फील्ड में, ओवरऑल फिशरी सब्सिडी के फील्ड में अपने पॉइंट को सामने रखा। ठीक है ना? तो फिशरी सब्सिडी हमें देनी जरूरी है अपने फार्मर्स को, ये परेशानियां इंडिया ने ओवरऑल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रखा कि भाई हमें लंबे समय तक अपनी फिशरी सब्सिडी देने के लिए एग्जेम्पशन दिया जाए। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने डब्ल्यूटीओ के अंदर 2 साल दे दिया इंडिया को। मतलब यूरोपियन यूनियन की इन डेवलप्ड कंट्रीज ने इंडिया को केवल 2 साल की टाइम लिमिट दी है अपनी फिशरीज सब्सिडी को रेगुलेट करने के लिए। मतलब इंडिया की सरकार फिशरमैन को सपोर्ट देने के लिए अगले 2 साल तक ही सब्सिडी दे सकती है। तो आप समझ रहे हो ना, ओवरऑल जब भी डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया के इश्यूज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में सामने आते हैं तो भाई यूरोपियन कंट्रीज चुपचाप साइड बैठ जाती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की बात को नहीं सुनती हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज पे ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं। लेकिन जब इनका कोई मैटर आता है, जैसे ट्रिप्स वेवर कोविड टेक्नोलॉजी का, तो उस समय पे ये एक्टिवली अपने प्रेशर को एक्सर्ट करती हैं, अपने हिसाब से चीजों की मांडवली करने की कोशिश करती हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 हुई है, इसका जो असल विनर है, इसका असल विनर यहां पे यूरोपियन यूनियन है। इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज यहां पे एक लूजर की तरह सामने निकल के आ रही। हाँ, फिशरमैन सब्सिडी को लेके हमें 2 साल की रियायत जरूर मिल गई है, बट एक्चुअली में एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में इंडिया को यहां पे इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी मिलनी चाहिए थी फिशरमैन सब्सिडीज के लिए, जो कि यहां पे नहीं मिल पाई है। फिर अगले, ये वाला आर्टिकल तो खैर मैं अभी के लिए आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, टाइम नहीं है। ऑलरेडी 6 एडिटोरियल्स में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। शॉट इन द आर्म फॉर रूल ऑफ लॉ, इसको मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा रहा हूं। सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर अनहैप्पीनेस दिखाई है। यह बताया कि इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेसिक ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है। अभी भी इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कॉलोनियल माइंडसेट के साथ काम कर रहा है, एक पुलिस स्टेट की तरह काम कर रहा है। ये सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं और इस कंटेक्स्ट में बेसिकली एक नया बेल लॉ तक लाने की बात कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जैसे यूके में इनका एक बेल लॉ है, वैसे इंडिया में एक बेल एक्ट आप लेके आइए। क्या होता है कि कभी कभी जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस वगैरह किसी को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद जब वो पहुंचती है कोर्ट के पास, तो अक्सर कर ये देखा गया है कि कोर्ट
पुलिस को डांट लगाती है कि तुमने इतने सस्पेक्टेड लोगों को अरेस्ट किया, बाकी को अरेस्ट क्यों नहीं किया। देखिए क्या होता है कि पुलिस जब किसी पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट करती है, उस समय पर अरेस्ट करती है, कितनों को अरेस्ट करना चाहिए, नियम कानूनों के आधार पर कितने को नहीं करना चाहिए, ये पुलिस डिसाइड करती है। अब मान लो पुलिस ने अपनी ओवरऑल समझ के हिसाब से कुछ कम लोगों को अरेस्ट किया, किसी एक केस में 10 सस्पेक्ट थे, 4 को अरेस्ट किया, 6 को अरेस्ट करना पुलिस को सही नहीं लगा, तो क्या कोर्ट ऑफ लॉ में जो जज है वो पुलिस को बोलेगा तुमने इन 6 को क्यों नहीं अरेस्ट किया, क्या तुमने इनको पैसा लेके छोड़ दिया, तुम लोग ग्राउंड लेवल पे गड़बड़ करते हो। तो पुलिस को एक डिस्ट्रस्ट की निगाह से देखती है हमारी जुडिशरी। तो क्या होता है कि ओवरऑल जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ना, जो पुलिस स्टाफ है ना, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर, ये डर जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि भाई जुडिशरी में हमको डांट पड़ सकती है, कोर्ट में हमको डांट पड़ सकती है, मजिस्ट्रेट जज हमको डांट सकता है। तो इस कंटेक्स्ट में ये लोग क्या करते हैं कि एक केस में जितने सस्पेक्ट होते हैं सबको अरेस्ट कर लेते हैं। अब ये एक गलत व्यू पॉइंट है। अगर कोई भी जुडिशरी पुलिस के नंबर ऑफ पीपल अरेस्टेड के ऊपर सस्पेक्ट दिखाता है, तो वो जुडिशरी अपने व्यू पॉइंट से बाहर निकल रही है, अपने डोमेन से बाहर निकल रही है। ओवरऑल हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वैसे भी बिना शक की बिना पे लोगों को अरेस्ट कर लेना, गलत लोगों को अरेस्ट कर लेना, ये सब चीजों के इल्जाम पुलिस पे लगते रहते हैं, रॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के ऊपर लगते रहते हैं। ऊपर से एक जज खड़ा होकर कोर्ट में बोल रहा है, पुलिस वाले को डांट रहा है कि तुमने सारे सस्पेक्ट्स को अरेस्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया, तुमने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। तो उसमें होता क्या है कि डिफॉल्ट लोग में जितने भी ये है आपके सस्पेक्ट है, सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर वो सही नहीं है, समझ गया। जो लोअर एक्लॉन से पुलिस की, वो डर जाती है और फिर कंपल्सिव तरीके से काम करने लगती है। उनको ये लगता है कि भाई हमसे कोर्ट में कुछ पूछ ना दिया जाए, जिसको बेल देनी होगी वैसे जज साहब बेल दे देंगे, हम सबको अरेस्ट करके यहाँ पे लेके चलते हैं। फिर अक्सर कर ओवरऑल पुलिस कस्टडी में और जुडिशियल कस्टडी में लंबे समय तक यहाँ पे इन क्रिमिनल्स को रखा जाता है। पुलिस कस्टडी में तब तक रखा जाता है जब तक इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, पूछताछ करनी होती है। जब पूछताछ खत्म हो जाती है और केस का एडजुडिकेशन होना बाकी है, तब तक जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है। जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल में बंद है। तो मान लो लखनऊ की सेंट्रल जेल है, तो मान लो कि हजरतगंज थाना स्टेशन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के समय पे पुलिस लॉकअप में रखा, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, चार्जशीट दायर हो गई, अब केस चल रहा है। उस समय पे उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उठा के जेल में डाल दिया गया। कहां पे? जुडिशियल कस्टडी में जेल में बंद कर दिया गया, क्योंकि पुलिस स्टेशन में लिमिटेड जेल होती है, सबको आप बंद करके वहां पे हमेशा नहीं रख सकते। तो होता क्या होता ये है भाई कि आप सस्पेक्ट्स को लंबे समय तक जेल में रखते हो, ये गलत है। एक ऐसा बेल लॉ लाने की जरूरत है जिसके बेसिस पे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बेल आप सस्पेक्ट्स को यहां पे दे सको। अनटिल अनलेस इस बात का एक्टिव थ्रेट नहीं है कि ये जो कैदी है ये जेल तोड़ के भाग जाएगा, ओवरऑल अपने नो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट करने की कोशिश करेगा, जब तक ये सारी चीजें नहीं निकल के आ रही हैं तब तक आप बेल बड़े आराम से दे सकते हो। ओके। जस्टिस कृष्ण अय्यर ने स्टेट ऑफ राजस्थान जयपुर वर्सेस बालचंद्र लियाज बैले 1977 में क्या बोला था? द बेसिक रूल इज बेल नॉट जेल except where there are circumstances suggestive of fleeing from justice or thwarting the court of justice or creating other troubles in the shape of repeating offenses or intimidating witnesses or the like by petitioner who seeks enlargement of bail from the court। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज कृष्ण अय्यर ने 1977 में स्टेट ऑफ जयपुर राजस्थान वर्सेस वी बालचंदलियास बैले में यह बोल दिया था कि भाई जो नियम है, जो बेसिक रूल है, वो आप बेल दे दो, जेल मत दो। आप बेल तब तक मत दो जब आपको लगता है कि ये इंसान भाग जाएगा या फिर जस्टिस को थ्वार्ट करने की कोशिश करेगा, विटनेसेस को धमकाने की कोशिश करेगा, ओवरऑल चीजों को, जस्टिस को रोकने की कोशिश करेगा। उस केस में ही आप बेल डिनाई करिए, नहीं तो आपको बेल देनी ही देनी है। बट आज की डेट में क्या हो रहा है कि भाई जेल इज द रूल और बेल एक्सेप्शन बन गया है। ये यहां पे ठीक नहीं है। इसलिए सतेंद्र कुमार केस वर्सेस सीबीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने बेल एक्ट ऑफ द यूके पे ध्यान दिलाने की कोशिश की और बोला कि यूके में जिस प्रकार से बेल को लेके कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन है, उसी प्रकार के कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन की इंडिया के अंदर भी जरूरत है। ये सत्येंद्र कुमार सिंह वर्सेस सीबीआई में यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। याद रखिएगा, सत्येंद्र कुमार अंतिस वर्सेस सीबीआई 2022 का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी मेंस में आप इसे कोट कर सकते हो। ठीक है। हाँ, इसके साथ कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस, जैसे अगर आप किसी को बेल दे रहे हो तो उसके बाद उस इंडिविजुअल का इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस करिए। बेल देने के बाद आप उसके ऊपर कंडीशन लगा सकते हो कि भाई आप इस पर्टिकुलर इलाके को छोड़ के नहीं जा सकते हो बिना थाना प्रभारी की परमिशन के, इस प्रकार की कंडीशन लगा सकते हो। और शहरी इलाकों में तो ऑटोमेटिकली सर्विलेंस हो ही सकता है कि इंडिविजुअल का। आज की डेट में टेक्नोलॉजी काफी हद तक बढ़ चुकी है। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहां पर बताई जा रही। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ऑलरेडी बहुत से लीगल प्रोविजन है किसी भी इंडिविजुअल को जेल में डालने के लिए पुलिस वालों के पास। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तक बोला है कि भाई
प्रिजन्स में ओवर क्राउडिंग हो रही है और इस ओवर क्राउडिंग के चलते करप्शन हो रहा है, क्राइम हो रहा है, हाइजीन की समस्या है, सैनिटेशन की समस्या है प्रिजन्स के अंदर। तो प्रिजन के अंदर जितना कम हो सके उतने कम अंडर ट्रायल को रखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे आप बेल दे दो। जो यूके में जिस प्रकार का लॉ है, इस प्रकार के लॉ को इंडिया में लेके आने की कोशिश करो। अब इस प्रकार से किस हद तक ओवरऑल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को माना जाएगा, वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर और करंटली प्रोफेसर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिसिंग आर के राघवन साहब ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा है। फिर भाई पॉलिटिक्स ओवर पोलावरम, पोलावरम को लेके क्या पॉलिटिक्स हो रही है। रिसेंटली गोदावरी में पानी का लेवल बढ़ा, भद्रचलम जो टाउन है यहाँ पे भाई फ्लड्स आ गए। अब जैसे भद्रचलम जो टाउन है यहाँ पे फ्लड्स आए, तो दो राज्यों के मिनिस्टर्स के बीच में यहाँ पे लड़ाई होने लगी। ठीक है ना, ये जो भद्रचलम है तेलंगाना में, याद रखिएगा। तो एक तरफ तो लड़ रहे हैं आपके जो तेलंगाना के मिनिस्टर हैं पुवाडू अजय कुमार, दूसरी तरफ आपके आंध्र प्रदेश के जो मिनिस्टर हैं अंबाती रंबाडू, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते नजर आ रहे हैं। तेलंगाना के मिनिस्टर अजय कुमार का यह बोलना है कि जो भद्रचलम के अंदर पोलावरम डैम है, इस पोलावरम के अंदर ये जो 3 मीटर पानी की ऊंचाई बढ़ा दी आंध्र प्रदेश की अथॉरिटी ने, उसके चलते यहां पे तेलंगाना के भद्रचलम डिस्ट्रिक्ट में आपकी फ्लड्स आ गए। समझिए, ये तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश, यहां पे नदी बहती आ रही गोदावरी, ठीक है ना। यहां पे आंध्र प्रदेश के अंदर एक डैम है। अब डैम आपने ऐसा लगा दिया, ठीक है ना, यहां पे पानी भरा हुआ है। अब इस पानी के पीछे बहुत सारी छोटी छोटी तलैया भर जाती हैं, समझ गए। अब बड़ी क्वांटिटी में यहां पानी भरा हुआ है और इस डैम के अंदर पानी के आपको 3 मीटर से आपको बढ़ा दिया। अब जो भी इस डैम को ऑपरेट करेगा वो डिसाइड करेगा कि कितना समय पे कितना पानी इस डैम से नीचे डाउनस्ट्रीम इलाकों में छोड़ना है। तो आंध्र प्रदेश के साइड पे कितना पानी जाएगा वो ये डिसाइड करेगा अथॉरिटी जो इस डैम को चला रही। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब पानी इस डैम में बढ़ता जाएगा गोदावरी में बारिश की वजह से, तो अगर आपने पानी सही समय पे आगे रिलीज नहीं किया तो ये पानी बैक वाटर्स में भरता जाएगा, पीछे की तरफ फ्लड्स आ सकते हैं। और यही हुआ है अभी भद्राचलम गोदावरी में एक्सेस पानी आने की वजह से। इस चीज को रोकने की यहां पे बात की जा रही है। जो आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर हैं अंबाती रामबाबू, इनका क्या बोलना है कि भाई देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सैंक्शन प्रोजेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये जो सेंट्रल वाटर कमीशन नाम की बॉडी काम करती है, इसने अप्रूवल दिया प्रोजेक्ट के लिए, हम तो बस इसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो तेलंगाना की सरकार बोल रही है कि तुमने ये जो डैम है इसमें एक्सेस पानी भर दिया, उसके चलते यहां पे फ्लड्स आ गए। और आंध्र प्रदेश वाले बोल रहे हैं कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर तो ओवरऑल जो हामी भरी है वो सेंट्रल वाटर कमीशन ने भरी है, हम तो बस ओवरऑल इसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो जो पोलावरम प्रोजेक्ट है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में एक प्रॉब्लम बन के सामने आया है। एक्चुअली में जब आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2014 पास हुआ था ना, तो इस पर्टिकुलर डैम के अंदर जितने भी इलाके डूबे थे ना, वो सब ओवरऑल आप कह सकते हो 7 मंडल खमाम डिस्ट्रिक्ट के, ओल्ड खमाम डिस्ट्रिक्ट के, वो आंध्र प्रदेश के अंदर आ गए थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डैम के अंदर जो पानी भरा है उसका इफेक्ट तेलंगाना के इलाकों में भी जाता है, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। और तेलंगाना का लगातार ये बोलना है कि जब 2005 में इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट हुआ था इस प्रोजेक्ट का, तब यह बताया गया था कि 36 लाख क्यूसेक्स मैक्सिमम फ्लड आ सकता है। लेकिन बाद में ये बोला गया कि 50 लाख क्यूसेक्स मैक्सिमम फ्लड आ सकता है। तो जो भी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट हुआ है वो 36 लाख क्यूसेक्स के हिसाब से हुआ है, 50 लाख क्यूसेक्स के हिसाब से नहीं हुआ है। अब आप सारे स्पिलवेज, सारा ओवरऑल इकोलॉजी 50 लाख क्यूसेक्स के हिसाब से कर रहे हो, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट आपने 36 लाख क्यूसेक्स के हिसाब से हुआ है, तो ये गलत है। तो आपको राइपेरियन स्टेट्स की प्रॉब्लम को समझना चाहिए, राइपेरियन स्टेट्स की तरफ रहने वाले लोगों की जान को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। आपने सारी स्टडी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट किया 36 लाख क्यूसेक्स के लिए, प्लान आप इंप्लीमेंट कर रहे हो 50 लाख क्यूसेक्स के हिसाब से, तो ये सही नहीं है। तो इस कंटेंशन पे तेलंगाना लगातार पोलावरम प्रोजेक्ट को अपोज कर रही है और आंध्र प्रदेश चाहती है कि पोलावरम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो, क्योंकि वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इरिगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश के परस्पेक्टिव से। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये पहले भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी और आगे आने वाले समय में भी इस दोनों स्टेट्स के लिए एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन के सामने आएगा। फिर यहां पे आजम खान का केस आया, हमने इसके बारे में कल करंट अफेयर्स में बात की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब आजम खान को बेल दी, इंटरिम बेल, तो उसके ऊपर बहुत सारी कंडीशंस लगा दी और बोला ये इंटरिम बेल रेगुलर बेल में तब बदलेगी जब तुमने जितना भी जमीन ली है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उसकी चारों तरफ बार वायर लगाओगे, इस जमीन को एक पर्टिकुलर कस्टोडियन को दे दोगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामपुर इस बात को इंश्योर करेंगे। तो जब ये सारी कंडीशंस आजम खान के ऊपर लगाई गई बेल के लिए और सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बोला कि भाई क्या मजाक बना रखा है। बेल की 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये कि बंदा भाग तो नहीं जाएगा,
दूसरा कि वो बंदा अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके गलत तरीके से ग्राउंड लेवल पे अपने खिलाफ चल रहे केसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश तो नहीं करेगा। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो आप बेल दे सकते हो। वो बंदा अपने पर्सनल स्फीयर में ओवरऑल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसमें कोर्ट का घुसना सही नहीं है, बट इलाहाबाद हाई कोर्ट यहाँ पे घुस रही है, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। हालांकि कुछ लोगों का यह बोलना है कि चूंकि लैंड ग्रैबिंग का इल्जाम लगाया आपका किसके ऊपर, आजम खान के ऊपर, तो जब आजम खान के ऊपर लैंड ग्रैबिंग का इल्जाम लगाए और ओवरऑल जिस लैंड की ग्रैबिंग का इल्जाम लगाए उस लैंड को सेफ गार्ड करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट यहां पे अगर जजमेंट दे रहा है तो कुछ गलत नहीं कर रहा है। तो अब अलग अलग लोग इस न्यूज को अलग अलग प्रकार से डिसिफर करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो लैंड ग्रैबिंग को रोकने के लिए बोला कि जो 13 हेक्टेयर की जमीन तुमने कब्जा रखी यूनिवर्सिटी के लिए, इसको बार्ब वायर कराओ का स्टेडियम को दो तब तुम्हें बेल मिलेगी, ये सही है या सुप्रीम कोर्ट का कहना सही है? ये दोनों ही केसेस में आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है भाई। तो कुल मिला के यहाँ पे बेल लॉ की अब यहाँ पे एक जनरल टर्म्स में बात की जा रही। कभी कभी देखा जा रहा है कि कोर्ट के जो जजमेंट्स है ना बड़े अजीब से हो जाते हैं। जैसे कि 2020 में मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने बेल देते वक्त क्या जजमेंट दिया कि एक इंडिविजुअल जिसने एक लड़की को मोलेस्ट किया था, मोलेस्ट मतलब परेशान किया, छेड़ा, उसके साथ कोई बदतमीजी की, तो अगर किसी एक इंडिविजुअल ने लड़की को मोलेस्ट किया, उस इंडिविजुअल के ऊपर कंडीशन लगा रहा है बेल की कि तुम उस लड़की के पास समय समय पे जाओगे और उससे राखी बंधवाओगे। तो मतलब एक इंडिविजुअल जो लड़की को मोलेस्ट कर रहा है, लड़की कभी दोबारा नहीं चाहेगी उस इंडिविजुअल से मिलना। और यहाँ पे हाईकोर्ट बेल देते वक्त क्या बोल रहा है कि जाके उस लड़की से राखी मंगवाओ। तो इस प्रकार के जो आप कह लो एथिकल और इमोशनल टाइप के जजमेंट देते हैं ना जज। कल ही मैंने एक वीडियो बनाई जहां पे ओवरऑल उस वीडियो को आपने काफी प्यार दिया, 1 लाख से ऊपर व्यूज गए। अरे सॉरी, मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूं जो मैंने आज सुबह अपलोड की है, जिसमें ओवरऑल एक केस में सुप्रीम कोर्ट एक बेटी जो अपने बाप से 33 साल से अलग रह रही है, उन दोनों को बोल रहा है कि हाँ भाई एक दूसरे के साथ बातचीत करो, अपने इमोशनल बॉन्ड को सही करो। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट, इस प्रकार के जो व्यू पॉइंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस देने लगते हैं, तो क्या वो सही है? जुडिशियल ऑर्डर्स के अंदर जो हार्श ओरल ऑब्जर्वेशन है, इनको क्या देना सही है? बेल को डिसाइड करते वक्त क्या इंटरनली केस के अंदर क्या चल रहा है ये देखना जरूरी, चूंकि इंटरनली क्या चल रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, पुलिस देखेगी, लैंड डिपार्टमेंट देखेगा। कोर्ट तो यहां पे बस जजमेंट दे रहा है ना बेल का, तो कोर्ट बाकी चीजों में क्यों घुस रहा है? तो कभी कभी जजेस रिलीजन से, कल्चर से रिलेटेड रिमार्क्स यहां पे देते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल इस प्रकार के जो रिमार्क्स है ना, वो ओवरऑल जजेस के बाइसनेस को भी दिखाते हैं। कभी कभी कुछ अनवांटेड ऑब्जर्वेशंस यहां पे जजेस की तरफ से निकल के आ जाते हैं जिनकी एक्चुअली में जरूरत नहीं थी। ये पॉइंट को यहां पे बेसिकली हाई कोर्ट को डांटते हुए क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट कि भाई आप बेल दो, बेल को फुलफिल करने की जो कंडीशंस है उनको देखो, बाकी चीजों में दिमाग कम लगाओ। फिर फाइनली 68 नेशनल अवार्ड यहां पे अनाउंस किए गए और तमिल सिनेमा को एक मेजर फिल्म मिला। सरकारिया पोत्रू यहां पे लाइमलाइट में था। बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस कैटेगरीज में जो इनाम मिला हुआ है कि सकरारिया पोत्रू को मिला हुआ है। फिर कुछ और फिल्में जैसे सिवा रंजिनियम, इनुम सीला पिंगलम और मंडेला, इसको भी यहां पे इनाम मिला हुआ। ठीक है भाई। तो ये जो सोरारिया पोत्रू नाम की मूवी है जो सुधा कोंगारा की थी, इसमें सूर्या नाम का हीरो है। ओवरऑल ये जो मूवी है ये एयर डेक्कन के फाउंडर जीआर गोपीनाथ के ऊपर है। तो कैसे एक मैन ने डिजायर किया कुछ बड़ा करने का, एयरलाइंस बनाई और कॉमन मैन को उड़ने के लिए आप कह लो इंस्पायर किया। तो ये जो तमिल मूवी है क्या नाम है इसका, सुरारिया पोत्रू। फिर एक और मूवी है वसंत शिवरजुन्यम की इनम सिला पेंगुलम। ये बेसिकली वुमेन के माइंड्स की बात करती है, 3 अलग अलग टाइम पीरियड्स में वुमेन का क्या माइंडसेट था उसकी बात करती है। और एक और मूवी है यहाँ पे मडोने अश्विन की मंडेला। ये बेसिकली एक पॉलिटिकल सैटायर है जो कि ये दिखाता है कि आज भी सोसाइटी में कास्ट कितना बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये जो 3 तमिल फिल्में हैं, इन्होंने इस बार नेशनल फिल्म अवार्ड्स में धूम मचा दी है। इनको काफी अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए 68वें फिल्म अवार्ड में। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकर साहब ने भी बोला कि 2020 फिल्मों के लिए एक मुश्किल साल था, लेकिन इस 2020 के बावजूद 3 तमिल फिल्में ऐसी आई जिन्होंने सबको हिला के रख दिया और ओवरऑल पूरे देश में अपनी पहचान बनाई, उसके लिए उनको यहां पे अवार्ड दिए गया। फिर भाई थिएट्रिकल कंटेंट भी बहुत तेजी से उठ रहा है और जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, ये आपका ये हो गया अमेजॉन प्राइम हो गया, ये सब भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये ओवरऑल स्टैब्लिश फिल्म मेकर्स को आगे आने का मौका मिल रहा है और जो रीजनल फिल्म्स हैं इनको नॉर्थ इंडियन और दुनिया भर के क्राउड के सामने पहुंचा रहा है। तो ओवरऑल ये जो अवार्ड मिलते हैं ना यहाँ पे मूवी को, ये अपने आप में मूवी की इंपॉर्टेंस को बढ़ा देते हैं। जैसे कि मंडेला नाम की मूवी है, योगी बाबू इसमें स्टार है, तो अपनी कॉमिक स्किल से इन्होंने दिखाया है
कि कैसे ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे कास्ट के आधार पर एक पॉलिटिकल सैटायर है। पॉलिटिकल सैटायर मतलब पॉलिटिक्स को हंसी हंसी में पॉलिटिक्स का मजाक उड़ाया गया। मंडेला को डायलॉग राइटर, डेब्यूट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर कैटेगरी में भी इनाम यहां पे दिया गया है। तो कुल मिला के इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के चलते तमिल जो रीजनल फिल्में हैं वो एक बड़े मास के पास पहुंच रही है, बड़ी जनता के पास पहुंच रही है, देश विदेश में पहुंच रही है और अपने लिए क्रिटिकल अक्लेम जीत रही है। खासकर एक ऐसे समय पे जब पैंडेमिक के समय पे पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिली हुई है, शूटिंग वगैरह नहीं हो पा रही थी, फिल्में रिलीज नहीं हो पा रही थी, तो उस समय पे ये फिल्में धूम मचा रही हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में ओवरऑल ये बात यहाँ पे बताई गई है। तमिल फिल्म सिनेमा की जो 3 आप इंपॉर्टेंट फिल्में, इससे रिलेटेड कोई वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, हो सके तो ज्वाइन और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।